कल आप लोग को कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ा दिया गया था। हो गया था ना। उससे बाद एक मिस्टेक हुआ था, आप लोग को पता है। उसमें एक चीज सुधार कर लीजिएगा। आपको बताया गया था कि ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन लोग कर रहे थे। ऑस्ट्रिया का सपोर्ट मैंने क्या बताया था, फ्रांस कर रहे थे, जबकि ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन कर रहा था। इस चीज को बना लिएगा। ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कौन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया का सपोर्ट कर रहा था कौन, ब्रिटेन। और प्रसा का सपोर्ट कौन कर रहा था, प्रसा का सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रांस। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्या करेंगे आप, सुधार कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, आज पढ़ा जाएगा क्या, भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी आप कह सकते हैं कि भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे मतलब, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भी जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या है, भारत की स्थिति एवं क्या है, विस्तार। ये आपके टॉपिक का नाम है पहला, जो आप सामने देखें। लेकिन पहली बात कि आपको एक रफली मैप आना चाहिए। मैप का मतलब समझ रहे हैं, भारत का एक नक्शा आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तभी आप कुछ नीचे वाला हमारा सही बन जाता है, लेकिन ऊपर का मामला गंभीर हो जाता है थोड़ा सा। जैसे भी ना कुछ है रफली ऐसा, ठीक है। देखिए ये आपको पता चल रहा है कि भारत का कुछ मैप है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, गोला। क्या है वाला, गोला, क्षैतिज है, सर्किल बोले हैं, गोला, ठीक है। मजाक उड़ा रहे थे। अब देखिए मैप को समझने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इस ग्लोब के बारे में। किसके बारे में, ग्लोब के बारे में, कि ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। और ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में आपको आगे उसका एक नया चैप्टर है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ग्लोब पे ये लाइनें खींची होती है, आप कह सकते हैं जो क्षैतिज लाइनें होती हैं ग्लोब पे, उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची होती है उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। आपको पता है कि ग्लोब को एक रेखा विभाजित करती है। इस रेखा का नाम क्या है, 0 डिग्री रेखा। क्या नाम है इसका, 0 डिग्री रेखा। इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं ना बालक, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसी को आपको पता है क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं कि नहीं कहते, भूमध्य रेखा। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है। आपको पता है कि सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, किस पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, तो सारे जगह दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। जब सूर्य की किरणें किस पर पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो दिन और रात क्या होते हैं, समान होते हैं। आपको पता है इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, जानते हैं इस बात को। इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है बालक, 90 अंश का कोण बनता है। और हर एक डिग्री पर एक एक लाइनें खींची गई। कितने अंतराल पर, हर एक डिग्री पर ऐसे बालक क्या हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज क्या खींची गई है, लाइनें खींची गई। इसी में आप देखेंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको पता है कि ऊपर एक आपको एक और लाइन मिलेगी जिसको आप कहते हैं 23.5 अंश, क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अंश क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसी तरह आप नीचे चलते जाएंगे बालक, तो आपको नजर आएगा यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, 23.5 अंश क्या कहते हैं इसको, मकर रेखा कहते हैं। इसके ऊपर और जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो 66.5 अंश
इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और इधर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। मैं आपको बता दूं, जो सूर्य की किरणें, आपको बताइए 23.5 अंश जो क्या है, पृथ्वी का आपको पता है कि अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई। कितना झुका हुआ है वाला? 23.5 अंश झुकी हुई है। आपको पता है ये 0 डिग्री से ऊपर को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से नीचे को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये बात आपको पता है। सूर्य की जो किरणें बालक लगभग पूरे वर्ष भर इन्हीं के बीच क्या होता है? पड़ता है। यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें क्या होती हैं? पड़ती हैं। और सूर्य की किरणें इन्हीं के बीच में पड़ती हैं। इसी वजह से वहां पर देखें कि दिन रात मौसम क्या होते हैं, हर एक देश का अलग अलग होता है, आपको समझ में आता है। और ऊपर जो होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्या होती है? इसके ऊपर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, या आप कह सकते हैं कि और ऊपर जाने पर सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। और जब पहुंच नहीं पाते तो आपको पता होता है कि ये जो इलाका होता है हमेशा बर्फीला रहता है, ठंड से भरा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। अब दो चीज यहां से आपको एक नजर आएगा, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वो दो डेट आपको याद रखना चाहिए कि कब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। वो दो डेट है बालक, आपका एक है 23 सितंबर और एक डेट है आपका कौन सा? 21 मार्च। इन दोनों डेट को जो सूर्य की किरणें वो किस पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। तो जब विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो सारी जगह का दिन और रात का टाइम क्या होता है? समान रहता है। कब? जब सूर्य की किरणें इस टाइम क्या होती है? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब। आपको पता है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं लंबवत? कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती हैं? तो बताएंगे 21 जून को। कब पड़ती है सूर्य की किरणें? 21 जून को। और मकर रेखा पर कब पड़ती हैं? मकर रेखा पर कब पड़ता है? तो मकर रेखा पर पड़ता है 22 दिसंबर को। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती है? 21 जून को। उस दिन देखेंगे तो आपको दिन बहुत बड़ा नजर आता है। जून के टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। कभी 21 जून को कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर पड़ती है वाला 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पड़ती है। तो जो आपको पता है ग्लोब पर जो ऐसे लाइनें खींची होती है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और जो हॉरिजॉन्टल खींचा होता है ऐसे आपको पता है लाइनें ये वाली जो होती है उसको हम क्या कहते हैं वाला? देशांतर रेखा। ये जो लाइनें हैं एक दूसरे को कभी टच नहीं करती वाला, देखिएगा ये हमेशा बराबर कटती हैं लेकिन टच नहीं करती। लेकिन ये वाली लाइन एक दूसरे को हमेशा क्या करती हैं? टच करती है। कौन सी? देशांतर रेखा। इसको अर्धवृत्त भी हम कहते हैं। ये तो थोड़ा सा परिचय था ग्लोब के बारे में। किसके बारे में था? ग्लोब के बारे में। आप याद रखेंगे कि जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भू धन मध्य, क्योंकि भू मतलब क्या होता है? धरती, मध्य मतलब 20 से, क्योंकि इसको 20 से काटती है इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? मालूम? मध्य रेखा हम कहते हैं। अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, भारत कहाँ है, तो आप देखिएगा जो भारत है आपका, भारत देश जो है वो यही नजर आता है। कहाँ पर? सॉरी कर करके सब कुछ चला गया। इसको मिटा दीजिएगा, कर रेखा से ऊपर न लीजिए। जो भारत है थोड़ा सा ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर पड़ता है। कौन सा? भारत। आप कह सकते हैं अगर आपसे कोई पूछ दे भारत की स्थिति क्या है, किसकी स्थिति? भारत की स्थिति। सो रही है भारत की स्थिति क्या है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताएंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है वाला? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में क्या है वाला? आपका भारत स्थित है। कौन सा आपका प्यारा? भारत। आपको पता है यही भारत है। ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ये लाइन और ये, ठीक है।
अगर आपसे कोई पूछे भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, मैंने आपको बताया। अगर कोई आपसे पूछे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है, ये है आपका इंदिरा कॉलोनी। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है बालक, इंदिरा कॉलोनी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ देगा तो ये देखिएगा, दो प्रश्न यहां से। अगर आपसे पूछ दे भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब क्या बताएंगे, क्या बोला, इंदिरा पॉइंट, क्या बताएंगे, इंदिरा पॉइंट। इसी को हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को हम कहते हैं पार्सन बिंदु। क्या कहते हैं, तीन नाम। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु। देखिए ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये है, जो ये मैंने बताया वो भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। और ये इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन बिंदु ये कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। जब आपको अंडमान निकोबार के बारे में बताया जाएगा द्वीप समूह के, उसके कई डिवीजन है, उसमें आपको पता चलेगा ग्रेट निकोबार किसको कहते हैं। तो ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, दक्षिणतम बिंदु। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है, हाँ, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का अगर आपसे कोई पूछ दे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बताएंगे क्या है, क्या बताएंगे बालक, कन्याकुमारी। या इसी को हम क्या कहते हैं, केप केमोरिन। इस बात को याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहते हैं। जब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब इसको बताएंगे, और सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब क्या करेंगे, तब आप इसको बताएंगे। ये तो रहा उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। अगर आपसे कोई पूछ दे भारत का पश्चिमतम बिंदु का नाम क्या है, ये देखिए बिंदु का मतलब कि यहाँ से लाइनें खींची गई, इस वजह से इसको डिसाइड किया गया। ये जो अक्षांश में उत्तरतम बिंदु का मतलब क्या है कि यहाँ से लाइनें क्या हुआ, खींची गई हैं। और ये जो भारत यहीं पे है तो इसके नीचे आप देखेंगे विषुवत रेखा है, यानी इसी के नीचे कहीं ना कहीं क्या होगा, विषुवत रेखा होगा। तो वही कह रहा है, ये जो लाइनें आपका मतलब ये समझिए कि यहाँ से लाइनें खींची गई इस स्थान से, इस वजह से इसको नाम दिया गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे भारत का पश्चिमतम बिंदु, क्या बोला, अगर आपसे कोई पूछ दे भारत का पश्चिमतम बिंदु या पश्चिमी किनारा क्या है, गुहार मोती, या आप कहते हैं क्या, गौहर माता, या कहीं सर क्रीक भी लिखा रहता है, ठीक है। तो भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है, गुहार मोती या गौहर माता, या इसको क्या कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं। और पूर्वी बिंदु पूछेगा तो पूर्वी बिंदु अगर पूछ देगा भारत का पूर्वी बिंदु, तब बताएंगे क्या वाला, किबिथु। ये लाइन जो खींची गई है अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ खींची गई है, अरुणाचल प्रदेश में। ये लाइन जो खींची गई आपको कन्याकुमारी में, ये लाइन आपको गुजरात से टच करता है। और ये वाला लाइन पहले जम्मू कश्मीर था पुरानी किताब में, लेकिन जम्मू कश्मीर, अब आप लद्दाख बताएंगे, क्या बताएंगे, लद्दाख। यहाँ से ये आपकी लाइनें क्या की गई है, खींची गई, ठीक है। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और फिर बचा देखिए, आई चीज मैंने आपको और चीज बताया था, ये बताइए अक्षांश रेखा कहां से कहां तक खींची गई,
अक्षांश रेखा। 8 अंश 4 मिनट 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्यों उत्तरी अक्षांश? क्योंकि भारत आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस वजह से क्या करेंगे उत्तरी अक्षांश। और अगर आपको इसकी बात कर दे पूर्वी देशांतर की, ये तो ये हो गया ना लाइन, ये अक्षांश रेखा वाला हो गया। और पूर्वी देशांतर की बात कर देंगे तो क्या बताएंगे 68 अंश 7 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ तक ये लाइनें क्या नहीं खींची गई, यानी ये लाइनें या 68 अंश 7 मिनट से लेकर आप क्या बताएंगे 97 अंश 25 मिनट, ये हो गया। और ये जो अक्षांश वाली है वो क्या है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट से ये क्या है उत्तरी अक्षांश। ये आपके पूरे भारत का क्या था विस्तार था, जिसको क्या किया गया है बांटा गया। ठीक है, अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे, अगर आप देखा जाए 37 अंश 6 मिनट में से 8 अंश 4 मिनट अगर घटा देंगे तो लगभग आएगा 29 अंश 2 मिनट, यानी कि 29 अंश 2 मिनट कुल लाइनें क्या की गई है खींची गई है। इसके कहने का मतलब क्या है 29 अंश 2 मिनट ये लाइनें कुल क्या की गई है खींची गई है। लगभग कहीं की किताब में 30 लिखा भी रहता है, 30 डिग्री में क्या लिखा रहता है लिखा रहता है हर एक अंतराल पर लाइनों को क्या किया गया है खींचा गया है। उसी तरह इसमें से इसको घटा देंगे ये भी लगभग उतना ही आएगा 97 अंश 25 मिनट से 68 अंश 7 मिनट को घटाएंगे, ये भी आपका 29 अंश आप कह सकते हैं 15 मिनट। 29 अंश क्या वाला 15 मिनट के अंतराल पर ये लाइनें क्या की गई, एक एक अंतराल पर लाइनों को ऐसे खींचा गया है। ये आपका भारत का क्या था विस्तार था। अगर आपको ये पूछ देगा कोई इसका क्या है तो 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका क्या दक्षिणतम बिंदु था ना, अगर आपको दक्षिणतम बिंदु को कोई पूछेगा तो 6 अंश 45 मिनट से लेकर और ये आपको ऊपर तक क्या था 37 अंश 6 मिनट। और ये पूछेगा मुख्य भूमि से तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर कब तक था 37 अंश 6 मिनट। ये आपके पूरे ग्रुप का क्या था विस्तार था। इसको आप क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे।